हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 12 मार्च है और आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से यानी करंट अफेयर्स से होता है और उससे रिलेटेड जो हमारे कुछ बेसिक्स स्टैटिक्स है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। कल के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि कल मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। उसके कारण ये थे कि कल आप लोगों के लिए ही रीजनिंग की एक क्लास रिकॉर्ड हो रही थी जिसमें हमारा काफ़ी समय चला गया, जिसकी वजह से मैं कल करंट अफेयर्स की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आज आपको 2 बजे और डेली 2 बजे आपको रीजनिंग की भी क्लास उपलब्ध हो जाएगी अब हमारे चैनल पर और आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर पाएंगे। तो अभी मैथमेटिक्स की क्लास आपको अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की क्लास मिल रही है और बेसिक से क्लास मिल रही है। टोटली जिनको परसेंटेज में कुछ नहीं आता है वो भी हमारी फर्स्ट मैथमेटिक्स की क्लास को लेकर पढ़ सकते हैं और अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा। या कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो जो आप अपनी तरफ से सॉल्व कर रहे हो उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए कि हमें इस पर डाउट है, इसको समझाइए, तो आपको जो है अगली वीडियो में उसका हल ज़रूर मिलेगा। तो इसके साथ ही परसेंटेज की 1-2 वीडियोज़ और रह गई हैं, उसके बाद परसेंटेज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए परसेंटेज का भी, और इसके साथ ही करंट अफेयर्स के साथ बने रहिए। बेसिक्स जीके को अपने मजबूत करते रहिए और करंट अफेयर्स को साथ में मजबूती के साथ लेकर चलते रहिए। तो करंट अफेयर्स और बेसिक को अलग करके मत पढ़िए बिल्कुल भी, क्योंकि ये आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि दोनों को एक साथ लेकर पढ़ा जाए। तो यहाँ पर 12 मार्च है आज, और आज इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स को लेकर और एक दिन पहले के करंट अफेयर्स को लेकर कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं और ऐतिहासिक पहलू अगर कुछ हैं तो वो क्या हैं। तो उसी के साथ इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको लेकर आपको इस पर पीडीएफ फाइल उपलब्ध हो जाएगी। और इसके साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, तभी आप पूरे ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। तो शुरुआत करते हैं कल के वीडियो को, यानी कि लास्ट वीडियो में जो हमारा पिछला वीडियो था करंट अफेयर्स का, उसके एंड में एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से अक्सर पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिए हैं और काफ़ी अच्छे आंसर दिए हैं। तो क्वेश्चन कुछ ये था आप लोगों के लिए कि पहली बार गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ऑप्शन थे लखनऊ, भोपाल, गुरुग्राम, पटना। तो इसका आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ में पहली बार गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया और जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। तो इसी के साथ देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या है प्रमुख विषय जो हमें ज़्यादा फोकस करके देखना होगा। जैसे कि पहला जो विषय होगा एक प्रमुख, जिसको हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री पद क्या है और उसको लेकर संवैधानिक प्रावधान क्या है, क्यों रहा मुख्यमंत्री पद अभी सुर्खियों में। इसके साथ ही आयुष्मान भारत स्वर्ण कार्ड योजना किस राज्य में अभी शुरू किए जाने की घोषणा की गई है और इसका लाभ किस वर्ग को मिलने वाला है। ऐसी सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया, अक्सर आपने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सुना होगा, तो ऐसी सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कौन है और क्यों रहे हैं अभी सुर्खियों में। इसके साथ ही हम देखेंगे एक ऐतिहासिक पहलू, एक ऐतिहासिक शख्सियत के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे जो है सावित्रीबाई फुले, भारत की पहली महिला शिक्षिका, और इनके विषय में और इनके द्वारा किए गए कुछ काम और इनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें जो कि अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। ऐसे ही लहचूरा बांध किस राज्य में अभी स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। फुगाकू क्या है, जो फुगाकू है वो क्या है और ये किस देश से संबंध रखता है। ऐसे ही हम देखेंगे कि क्वाड देशों का जो शिखर सम्मेलन है वो क्या है और कब आयोजित किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विषय रहेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो इन सभी के बारे में डिटेल से जानने के लिए अंत तक बने रहें वीडियो के। तो आगे देखते हैं, चलते हैं आज की वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि क्वाड देशों के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा। क्वाड देश, कौन से देश क्वाड देश। तो ऑप्शन है 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च या 14 मार्च। तो इसका आंसर होगा 12 मार्च। 12 मार्च को क्वाड देश का पहला शिखर सम्मेलन होगा। जो शीर्ष देशों के नेता हैं उनका पहला शिखर सम्मेलन क्वाड देशों का वो कब होगा, 12 मार्च, यानी कि आज होगा और यह आभासी मोड में किया जाएगा। तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, इसके साथ साथ यूएसए के राष्ट्रपति
जो बिडेन इस शिखर में हिस्सा लेंगे, यानी कि जो क्वाड समूह है वो इन 4 देशों का समूह है। यदि मानचित्र पर आप इन चारों देशों की स्थिति देखें और एक रेखा से इनको खींचने का, इनको बांधने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि एक चतुष्कोणीय आकृति बन जाती है, जिसको हम क्वाड बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल कंट्रीज़ जो हैं, देश हैं, वो ये 4 देश हैं। अगर इनको मानचित्र पर देखने का प्रयास करें तो ये कुछ इस प्रकार हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि दोस्तों आप इस मानचित्र पर देख पा रहे होंगे कि ये कुछ जो कलरफुल देश हैं ये क्वाड्रिलेटरल मंच में आने वाले देश हैं, यानी कि ये USA है, अमेरिका, और इसके ठीक पूर्व में है जापान यहाँ पर। तो ये इससे ऐसे कनेक्ट हो रहा है, फिर भारत, इंडिया हमारा प्यारा देश, और फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया और फिर ये USA। तो ये एक चतुष्कोणीय क्षेत्र बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड देश या क्वाड मंच बोला जाता है। तो ये चारों देशों की जो पहली शिखर सम्मेलन होने वाला है वो 12 मार्च को होगा, जो कि आभासी मोड में होगा, किसी एक स्थान पर नहीं होगा बल्कि वर्चुअली ये किया जाएगा। वर्चुअली ये चारों देशों के जो प्रमुख नेता हैं वो इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं कब हुई थी क्वाड देशों की स्थापना और क्या है इसका उद्देश्य। तो चलते हैं, जानते हैं क्या है क्वाड नेशंस। तो दोस्तों क्वाड देशों की स्थापना या क्वाड की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 2007 में की गई थी, और इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका इस मंच के सदस्य हैं। ये क्या है, एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है, इसीलिए इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये कोई संगठन नहीं है, बल्कि क्या है, एक मंच है और एक प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसका कोई मुख्यालय नहीं है। तो इसमें जो 4 सदस्य देश है, कौन कौन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका उद्देश्य जो है एक एशियाई आर्क ऑफ डेमोक्रेसी को स्थापित करना है, यानी कि जो एशियाई कंट्रीज़ हैं मुख्य रूप से उनमें एक जो देश है ऐसे जो जिनमें लोकतंत्र हैं उनका एक आर्क, एक सिस्टम तैयार करना है, जिसमें मध्य एशिया के देश होंगे, मंगोलिया होगा, कोरियाई प्रायद्वीप होगा, और अन्य जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उन देशों को इस आर्क में शामिल किया जाएगा। और इसका जो एक उद्देश्य है वो उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का मुकाबला करना। चीन की जो बढ़ती इन्वेंशंस हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अतिक्रमण जो है, दक्षिण चीन सागर है या तिब्बत में किया गया अतिक्रमण है, या लगातार भारत की सीमा पर होने वाला अतिक्रमण है, या भूटान की सीमा में होने वाला अतिक्रमण है, इन सब से बचाव के लिए इस मंच का गठन किया गया, जिसे क्वाड मंच कहा जाता है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित है। तो कब की गई थी इसकी स्थापना की गई थी 2007 में इसकी क्वाड नेशंस की स्थापना की गई थी, और उसके बाद ये इसका शीर्ष नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन है। हालांकि इससे पहले भी इसके शिखर सम्मेलन जो हो चुके हैं उसमें विदेशी नेताओं के, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके शिखर सम्मेलन हुए थे। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में तीरथ सिंह रावत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी, सिक्किम। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अभी अपने पद से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, और ये अपना त्यागपत्र जो दिया है वहाँ की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा है। और तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अभी शपथ ग्रहण किया है। तो ये यहाँ पे फिर एक बार हुआ है उत्तराखंड में ऐसा कि कोई मुख्यमंत्री जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। ऐसा केवल उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री अपना जो है पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर पाया था। वह थे नारायण दत्त तिवारी, जो एकमात्र उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। नहीं तो जितने भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बने हैं 2000 से लेकर अब तक, नारायण दत्त तिवारी के अलावा, वो अपने कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दे चुके होते हैं, या उनको पद से हटा दिया जाता है, या अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया जाता है। तो ये नारायण दत्त तिवारी एकमात्र उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ऐसे रहे। तो इसी प्रकार एक दृष्टि डाला जाए कि मुख्यमंत्री के पद पर, तो मुख्यमंत्री का जो पद है वो किसी राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति वही है जो संघ में प्रधानमंत्री की होती है। जैसे कि प्रधानमंत्री संघ में होता है वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री होता है। और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत, जैसे कि हम जानते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है। तो यहाँ राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है राज्य में।
तो वहीं मुख्यमंत्री जो होता है वो सरकार का मुखिया होता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का जो मुखिया होता है वो होता है राष्ट्रपति, लेकिन सरकार का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो ठीक उसी तरीके से राज्य की संसदीय व्यवस्था में भी राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, तो वहीं मुख्यमंत्री जो है वो सरकार का मुखिया होता है। तो इस बारे में अगर अनुच्छेद में देखें तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। यानी कि जो मेजॉरिटी में पार्टी है, बहुमत में पार्टी है, उसको राज्यपाल आमंत्रित करेगा अपने प्रमुख नेता को चुनने का, और उसमें से कोई एक नेता जो है मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाएगा। तो जो मंत्री होते हैं, जो दूसरे मंत्री परिषद होता है राज्य का, वो मुख्यमंत्री के अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उनको, और मंत्री या मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और मंत्री परिषद की जो जिम्मेदारी होती है सामूहिक रूप से वो किसके प्रति होती है? विधानसभा के प्रति होती है। जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो जिम्मेदारी होती है या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जवाबदेही होती है, वो जवाबदेही लोकसभा के प्रति होती है, तो ठीक उसी तरीके से राज्य में मंत्रिपरिषद की जो सामूहिक जिम्मेदारी है वो विधानसभा के प्रति होती है। तो संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चीज़ें कंसेप्चुअली आप समझिए और बेसिक से लिंक कीजिए करंट अफेयर्स को। आपका बेसिक जीके भी मजबूत होगा, करंट अफेयर्स भी मजबूत होगा, और आप देखेंगे कि आपके अंदर अपने आप ही जीएस को लेकर जो डर है या फिर जो आप सोचते हैं एक धारणा बनी रहती है कि ये चीज़ें याद नहीं होती हैं, वो अपने आप ही याद होने लगेगी, क्योंकि ये कहीं दूर की नहीं है या मंगल ग्रह की नहीं है। ये सब कुछ आपके आसपास होने वाली घटनाओं से रिलेटेड है, और सिलेबस में भी साफ साफ लिखा होता है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए या एक हमें ऐसा कर्मचारी चाहिए जो अपने आसपास की जानकारी रखता हो, अपने आसपास के विषयों पर जानकारी रखता हो। उसके अलावा हमें कोई पीएचडी होल्डर नहीं चाहिए। तो किसी विषय में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, बस करंट अफेयर्स पर फोकस रखिए और उसके बेसिक बैकग्राउंड को जानते रहिए। तो उसके लिए बने रहें लक्ष्य के साथ। तो चलते हैं, देखते हैं उत्तराखंड, जो कि एक पर्वतीय राज्य क्षेत्र है और इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके बनाया गया था। इस बात को कवर में अपनी कई पिछली वीडियोज़ में कर चुका हूँ। अगर आप रेगुलर बने हुए हैं तो आपने इन चीज़ों को देखा होगा, या फिर आप नए हैं तो अपने नोट्स लगातार बनाते रहिए, और एक महीने बाद आप खुद देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें रिपीट होती हैं, और उसके बाद आप नई चीज़ों को ही रिकॉर्ड कीजिए। पुरानी चीज़ों पर आप केवल एक बार फोकस के लिए देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। तो इसकी सीमा भारत में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और चीन के साथ लगती है। तो यहीं पर आप देखते हैं काला पानी विवाद, जो कि नेपाल और भारत के बीच में है, वो उत्तराखंड में ही है। सीमा विवाद है एक, जो कि हमें अक्सर देखने को मिलता है, और अभी हाल ही में सुर्खियों में भी रहा था, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं नेपाल के ओपी ओली, उनके द्वारा एक विवादित मानचित्र में इस चीज़ को दर्शाया गया था। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो कि खेल से संबंधित है कि फरवरी माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? फरवरी माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? तो ऑप्शन है रविंद्र चंद्रन अश्विन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ईशांत शर्मा। तो इसका आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। तो जो आर अश्विन है या रविचंद्रन अश्विन है, वो 4 मैचों की जो टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ अपने प्रदर्शन के लिए फरवरी माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बन गए हैं। और इसी के साथ देखा जाए तो भारत ने टेस्ट सीरीज जीतकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। और एक दृष्टि डाला जाए तो महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जो दिया गया है वो इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोट को दी थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका दुबई में। तो आईसीसी क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है जो क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय खेलों को प्रबंधन करती है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड तैयार करने के लिए अभियान शुरू किया? आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड तैयार करने के लिए अभियान शुरू किया है। तो ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड तैयार करने के लिए अभियान
चलाया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने उन परिवारों को ये कार्ड प्रदान करने की योजना बनाई है जिन्होंने अभी तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है। और इसके साथ ही इस योजना का उद्देश्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसके लाभों को लोगों तक पहुंचाना है, उसकी जागरूकता में बढ़ावा करना है। इसके साथ ही सुदूर क्षेत्रों में लाभार्थियों और ग्रामीण लाभार्थियों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य रहा है। इसी प्रकार देखा जाए तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पूरी तरीके से केंद्र द्वारा वित्त पोषित होती है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है और इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रतिवर्ष कितने रुपए? 5 लाख रुपए तक के बीमा कवर किया गया है। 5 लाख रुपए तक का अगर कोई खर्च होता है माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार में तो उसका जो पेमेंट होगा वो बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा, यानी केंद्र द्वारा जो वित्त पोषित योजना है इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। तो इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने और बाद के खर्चे जैसे चिकित्सकीय जांच है या दवाएं हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची से किया था। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि सावित्री फुले का स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले का स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च या 13 मार्च? तो इसका आंसर होगा 10 मार्च को। 10 मार्च को प्रति वर्ष सावित्रीबाई फुले का स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो देखा जाए तो ये सावित्रीबाई फुले महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए जानी जाती हैं। उनके सामाजिक जो कुरीतियाँ थीं उनको समाप्त करने के लिए और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए जानी जाती हैं। और इसके साथ ही ये भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में जानी जाती है। जैसे कि 19वीं सदी का जो दौर भारत में वो धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जागरण का दौर माना जाता है। और उल्लेखनीय है कि इस काल में धर्म और समाज में जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, अलग अलग तरीके के परिवर्तन हुए, वो कई बुद्धिजीवी और महापुरुषों के कारण हुए और उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित जो दोष थे, जो कुरीतियाँ थी, जो कुप्रथाएँ थी, उनको समाप्त करने का पूरा प्रयास भी किया। ऐसे ही महान समाज सुधारकों में से एक सावित्रीबाई फुले प्रमुख थीं, जिन्होंने अपने पति यानी कि ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर भारतीय समाज सुधार आंदोलन को नई दिशा दी और सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक प्रश्न अक्सर हमसे पूछा जाता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिराव फुले या सावित्रीबाई फुले। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको मिल ही जाता है। तो सावित्रीबाई फुले के जीवन पर एक दृष्टि डालें तो जानते हैं सावित्रीबाई फुले का जो जीवन है वो क्या है। तो ऐसे ही अभी 3 जनवरी को इनका जन्म दिवस गया था, तो तब भी मैंने करंट अफेयर्स में इनको कवर किया था कि किस प्रकार से 3 जनवरी को इनका जन्म दिवस है और इनको किस रूप में भारत में देखा जाता है और क्या इनकी उपलब्धियाँ थी। उसी प्रकार से आज यानी कि 10 मार्च को, समाप्त कीजिएगा, 10 मार्च को इनकी पुण्यतिथि है, तो उस पर, इनके स्मृति दिवस पर हमने आज फिर इस पर डिस्कशन किया है। तो 3 जनवरी 1831 को सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और उनके पिता का नाम था खंडोजी नेवसे और माता लक्ष्मीबाई इनका नाम था। इनकी बहुत ही अल्प आयु में, जिसे हम देखते हैं कि हिंदू समाज में या भारतीय समाज में जो कि एक बाल विवाह एक बहुत ही बड़ी कुरीति थी, उसमें मात्र 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह जो है ज्योतिराव फुले के साथ हो गया था। और इसके जो कि एक विख्यात विचारक और समाज सेवी लेखक और दार्शनिक थे। 19वीं सदी के दौर में हम भारतीय महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय थी। और इसके साथ ही जहां एक और देखा जाए तो महिलाएं पुरुषवादी जो वर्चस्व को झेल रही थी, यानी कि जो पुरुषवादी या पुरुष प्रधान समाज था उसके वर्चस्व को झेल रही थी, तो दूसरी ओर समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण जो है तरह तरह की यातनाएं और अत्याचारों को सहने के लिए उन्हें विवश होना पड़ता था। तो ऐसे ही विकट समय में सावित्रीबाई फुले ने समाज सुधारक बनकर महिलाओं को के सामाजिक शोषण को मुक्त करने और उनको जो है समान शिक्षा और अवसर प्रदान करने का पुरजोर प्रयास किया था। तो सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर जो है लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले और 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में देश का पहला
बालिका स्कूल की स्थापना सावित्रीबाई फूले ने की और सावित्रीबाई फूले मात्र इन स्कूलों में केवल पढ़ाती ही नहीं थी बल्कि लड़कियां इन स्कूलों को छोड़ ना दें, किसी दबाव में आकर वो स्कूल आना बंद ना कर दें, उसके लिए भी लगातार मदद करती थीं और उसके लिए काम भी करती थी। तो सावित्रीबाई फूले को प्रथम शिक्षिका कहा जाता है भारत का, यानी कि पहली भारतीय महिला शिक्षिका अगर भारत में हैं, आधुनिक भारत में हैं, तो सावित्रीबाई फूले को कहा जाता है, उनको ये श्रेय दिया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने बिना पुरोहित की शादी, दहेज प्रथा, उन सबको हतोत्साहित किया और अंतर्जातीय विवाह करवाने के लिए भी उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसको मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया। और इसके साथ ही उन्होंने विधवा महिलाओं को सहारा देने के लिए पुणे में महिला सेवा मंडल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? महिला सेवा मंडल की स्थापना की। कुछ कीवर्ड्स हैं दोस्तों, इन कीवर्ड्स को आप अगर नोट करते हुए चल रहे हैं तो आपको इतिहास का एक पहलू आपको मिल जाएगा। तो यही एक आनंद होता है, यही एक मज़ा होता है करंट अफेयर्स पढ़ने का, कि आप करंट अफेयर्स में चीज़ें लेते हैं और उसके बाद जब वो बेसिक से जुड़ता है तो आपका एक बेसिक का एक टॉपिक भी क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम सामाजिक और धार्मिक आंदोलन को लेकर इतिहास की एक किताब उठाते हैं, उसमें पढ़ते हैं, रटते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के साथ साथ धीरे धीरे सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। तो रेगुलर बने रहिए। और इसके साथ हम देखते हैं कि समाज में नई जागृति लाने के लिए इन्होंने कवयित्री के रूप में भी काम किया और इन्होंने 2 काव्य पुस्तकें लिखी जिनका नाम है काव्य फूले और 52 काशी सुबोध रत्नाकर। 52 काशी सुबोध रत्नाकर और काव्य फूले, ये 2 इनकी काव्य पुस्तकें हैं। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। अभी सरोजनी नायडू जी के जो है जन्म दिवस गया था, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, तो उसको लेकर मैं करंट अफेयर्स डाला था और उसमें से भी उनकी कई किताबों के बारे में मैंने बताया था। तो इनकी जो कुछ पुस्तकें हैं, जो महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं या समाज सुधारक रहे हैं, उनकी किताबों को आप ध्यान रखिए क्योंकि अक्सर इनसे प्रश्न बन जाता है। और हमें लगता है कि ये करंट अफेयर्स से नहीं बना है बल्कि इतिहास से बना है, बल्कि ये बना इसलिए ही होता है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में चल रहा होता है। इसके बाद महाराष्ट्र में प्लेग फैला कुछ समय बाद और पुणे में अपने पुत्र के साथ मिलकर इन्होंने 1897 में एक अस्पताल खोला और प्लेग पीड़ितों का ये इलाज करते हुए खुद प्लेग से ग्रसित हो गई और 10 मार्च 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये सावित्रीबाई फूले के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे और उनकी कुछ पुस्तकें हैं, उनका जन्म दिवस कब है और मृत्यु कब है, और उसके अलावा इन्होंने किस प्रकार से समाज सेवा की, उस दौरान इन्होंने कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को शुरू किया या कार्यों को किया, वो आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर प्रश्न हमारे इससे उठते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो है सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव, दादा साहब फाल्के। तो इसका आंसर सीधा और स्पष्ट है, प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव। अभी इनका 89वां जन्मदिवस मनाया गया है। और आपने अक्सर मिसाइल मैन का नाम सुना होगा, जिनको हम जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय अंतरिक्ष के पिता कहे जाते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई तो उसी प्रकार से भारतीय सिनेमा के पिता कहे जाते हैं दादा साहब फाल्के। तो इसी तरीके से भारतीय सैटेलाइट जो मैन हैं, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया हैं, वो कहे जाते हैं इडुपी रामचंद्र राव, प्रोफेसर इडुपी रामचंद्र राव। तो भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और संचार तथा प्राकृतिक संसाधनों के सुदूर संवेदी, यानी कि दूर से पिक्चर खींचने और उनको एनालाइज करने के लिए प्रोफेसर रामचंद्र राव, उडुपी प्रोफेसर रामचंद्र राव का व्यापक योगदान देखने को मिलता है। और प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव को सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से विभूषित किया गया इसी कारण। तो इसी तरीके से देखा जाए तो गूगल ने अभी उनके 89वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में डूडल बनाया था, तो इस कारण ये सुर्खियों में भी रहे थे। प्रोफेसर राव ने 1972 में भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की स्थापना की जिम्मेदारी ली थी और उन्हीं के मार्गदर्शन में भारत का पहला भारतीय उपग्रह यानी सैटेलाइट आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। तो भारत का पहला जो सैटेलाइट था वो कौन सा था? आर्यभट्ट था। और किसके नेतृत्व में इसको स्थापित किया गया था, छोड़ा गया था? 1972 में प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव के नेतृत्व में छोड़ा गया था। और इसके साथ ही उन्होंने संचार, कम्युनिकेशन, दूर संवेदन और मौसम विज्ञान की सेवाएं प्रदान करने के लिए 18 से अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सफलता हासिल की थी। तो प्रोफेसर राव के निर्देशन में ही ASLV रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया और इसके साथ ही 2 टन के उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने
के लिए सक्षम पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रमोशन यानों का सफल परीक्षण भी इन्होंने किया था। पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे हम अक्सर उपग्रहों को पृथ्वी से अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए यूज करते हैं। तो इसके साथ ही प्रोफेसर राव ने 1991 में जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि जीएसएलवी भू स्थिर प्रमोशन यान यानी कि जीएसएलवी जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल और क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, जो क्रायोजेनिक इंजन हम यूज़ करते हैं जीएसएलवी में, उसके विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन विश्व के कुछ ही देशों के पास है और उनमें से कुछ में से एक भारत भी शामिल हुआ, जो कि प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव की एक सफलता के रूप में देखा जाता है। और इसके साथ ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें भारत सरकार द्वारा 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2017 में पद्म विभूषण की उपाधि से उन्हें अलंकृत किया गया। प्रोफेसर राव भारत के प्रथम अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे जिन्हें 2013 में सैटेलाइट हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया, जो कि विश्व का एक ऐसा मंच है जहां पर विश्व के अलग अलग वैज्ञानिक जो है वहां पर शामिल होते हैं, उस हॉल में शामिल हैं, उनके नाम उसमें शामिल हैं, जो कि सैटेलाइट को लेकर काम करते हैं। तो यहाँ पर ये भारत के पहले अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव, जिन्हें 2013 में सैटेलाइट हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया था। तो इसके साथ ही वर्ष 2016 में उन्हें IAF हॉल ऑफ द फेम में भी शामिल किया गया। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इनकी जो मृत्यु है वो 2017 में हुई, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति रही। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि खबरों में रहा लहचूरा बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 मार्च 2011 को अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया। किसका शुभारंभ किया? अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का शुभारंभ करने की घोषणा की और इस सिंचाई परियोजना के द्वारा सकारात्मक बदलाव लाया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना जो सिंचाई परियोजना है उसके तहत लहचूरा बांध का शुभारंभ किया। किसका शुभारंभ किया? लहचूरा बांध का शुभारंभ किया अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। तो अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना को उत्तर प्रदेश में 2 महीने में पूरा किया जाएगा अभी हाल ही में, और इस परियोजना का उद्घाटन जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा 2 महीने बाद। तो अभी अर्जुन सहायक परियोजना के अंतर्गत जो लहचूरा बांध है इसका शुभारंभ किया गया है, इसको शुरू किया गया है और इस परियोजना को पूरा किया जाएगा, लगभग 1 या 2 महीने में इसको पूरा कर लिया जाएगा और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों आगे करंट अफेयर अभी से तैयार हो रहा है कि लहचूरा जो बांध है या अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना है, इसके कंप्लीट होने पर कौन इसका उद्घाटन करेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो एक करंट अफेयर्स दोस्तों पहले का जो भविष्य में होने वाला है वो अभी क्लियर हो जाता है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। और उत्तर प्रदेश SI की जो परीक्षा है या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो इसी के साथ देखा जाए जो बांध है वो किस नदी पर बनाया जा रहा है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब बांध बन रहा है तो भाई नदी पर ही बन रहा होगा, तो नदी कौन सी है? धसान नदी है। तो धसान नदी है भाई, और ये परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और हमीरपुर के किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगा, जो कि बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है जहाँ अक्सर सूखा रहता है, तो उस क्षेत्र में जल की उपलब्धता और किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए धसान नदी पर अभी अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना के अंतर्गत लहचूरा बांध को स्थापित किया जाएगा। तो यह परियोजना उत्तर प्रदेश के किन जिलों में? बांदा, महोबा, हमीरपुर के किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्रों में आता है। और इस परियोजना के पूरा होने के बाद लगभग 4 लाख जो लोगों को शुद्ध पेयजल भी प्राप्त होगा, सिंचाई तो होगी ही और पेयजल भी प्राप्त होगा। इसी के साथ देखा जाए तो जो धसान नदी है ये बेतवा नदी की सहायक नदी है, जो कि इसके दाहिने किनारे पर आके मिलती है, किससे? बेतवा नदी से मिलती है। और ये नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील से निकलती है धसान नदी, और इस नदी की जो लंबाई है वो 365 किलोमीटर है। तो नदी के विषय में बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। धसान नदी है, बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा और जिन्होंने पहले से पता है बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को नया इसमें फैक्ट मिले तो उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो भाई एक धसान नदी भी है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश तक आती है,
और बेतवा की सहायक नदी है। तो मानचित्र पर भी आप इसे लोकेट करना जरूर कीजिएगा, लोकेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को अक्सर कहता हूं कि ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस का इस्तेमाल जरूर कीजिए, आप मानचित्रों के माध्यम से ही बहुत सी चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। तो इसी की तरह इस नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? दशराण कहा जाता था, और लहचूरा बांध इस नदी पर बन रहा है और इस नदी के आसपास के गांव के जो निवासी हैं इस नदी को पवित्र नदी के रूप में मानते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में प्रकाशित आर्थिक आउटलुक किसके द्वारा जारी की गई? आर्थिक आउटलुक किसके द्वारा जारी की गई? तो ऑप्शंस हैं विश्व बैंक, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसका मुख्यालय है दोस्तों पेरिस में। FATF का मुख्यालय भी इसी के मुख्यालय के साथ है, कहाँ पर? पेरिस में। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अभी आर्थिक आउटलुक को जारी किया है, और आर्थिक आउटलुक और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD ने 9 मार्च 2021 को अपना अंतरिम आर्थिक आउटलुक को प्रकाशित किया और ये अनुमान लगाया कि वित्तीय वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था 12.6% की दर से बढ़ेगी और यह G20 देशों में सबसे अधिक होगी। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़े ही सकारात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया है इस आउटलुक में कि हमारी जो विकास दर है, भारत की जो विकास दर है वो बहुत तेज़ी से यानी 12.6% की दर से आगे बढ़ेगी, जो कि G20 देशों में सबसे अधिक होगी। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई उभरती हुई जो बाजार की अर्थव्यवस्थाएँ हैं वो अपेक्षाकृत तेज़ी से रिकवर कर रही हैं, जैसे तुर्की, चीन, भारत में जो मौजूद राजकोष है, फिस्कल्स है, फंड है, और जो अर्ध राजकोषीय उपाय है या विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार है और ऐसे अन्य कई गतिविधियों से जो पूर्व महामारी के स्तर से ऊपर चले जाएंगे। यानी कि महामारी जो थी, कोविड-19 जो महामारी था, उससे पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, हम उससे भी आगे निकलने की संभावना को इसमें प्रदर्शित किया गया है। तो इन गतिविधियों से इन अर्थव्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार हमें देखने को मिल सकता है, मुख्य रूप से भारत में, जो कि G20 में सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास दर को सुनिश्चित करेगा इस रिपोर्ट के अनुसार। तो OECD एक क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है, आर्थिक संगठन है, जिसमें 37 सदस्य देश हैं और ये आर्थिक प्रगति और विकास, विश्व विकास में देखभाल के लिए वर्ष 1961 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1961 में स्थापित किया गया था। और ये आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र का पर्यवेक्षक भी है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का सीधे तौर पर अंग नहीं है, लेकिन उसकी तरफ से कार्य करता है। तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और 9th क्वेश्चन पर कि फुगाकू सुपर कंप्यूटर। ओहो, फुगाकू क्या है भाई? सुपर कंप्यूटर है। हम ऊपर देख रहे थे कि फुगाकू क्या होगा, अजीब सा नाम था। तो फुगाकू सुपर कंप्यूटर है और किस देश में इसको विकसित किया गया? जैसे नाम है फुगाकू, तो हम आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि भाई जापान से होगा, क्योंकि फुगाकू जो नाम है वो एक तरीके से जैपनीज नेम जैसा लग रहा है। तो आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि फुगाकू जो है सुपर कंप्यूटर वो जापान का सुपर कंप्यूटर है, वहाँ इसे विकसित किया गया है। और रिकेन और फुटसू नामक जो जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है, उन्होंने 6 साल की मेहनत के बाद फुगाकू को विकसित किया है और ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने ये भी क्वेश्चन ही बन सकता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फुगाकू है, जो किस देश में है? जापान में है। और अब यह सुपर कंप्यूटर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और जापान में जो है विकसित किया गया है। और इसके साथ ही अब यह अनुसंधान के लिए भी उपयोग में अब लाया जाएगा, बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाएगा अलग अलग कार्यों में, जो कि सुपर कंप्यूटर के कार्य होते हैं। तो फुगाकू जो है एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी है, नेशनल टेक्नोलॉजी है, और जिसे अनुसंधान परिणामों से प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ विकसित किया गया है। यानी कि इसका अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा, यानी कि स्वस्थ समाज, बेहतर ऊर्जा उपयोग और आपदा के न्यूनीकरण, आपदा को हम कम कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उनको करने में ये बहुत बड़े पैमाने पर मदद करेगा। और इसका उद्देश्य अल्ट्रा स्मार्ट सोसाइटी 5.0 बनाने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को स्थापित करना है और सुपर कंप्यूटर के शीर्ष 500 सूची में इसका पहला स्थान है। यानी कि जो सुपर कंप्यूटर की अगर हम 500 सुपर कंप्यूटरों की बात करें तो उसमें इसका स्थान जो है शीर्ष पर है, पहले नंबर पर है। तो हम जानते हैं कि ये फुगाकू सुपर कंप्यूटर विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है और ये शीर्ष 500 में सूचीबद्ध है, तो पहले स्थान पर है, जो कि सुपर कंप्यूटर बेंचमार्क इंडेक्स में है। तो एक बेंचमार्क इंडेक्स है सुपर कंप्यूटर का,
जारी किया जाता है सुपर कंप्यूटर बेंचमार्क इंडेक्स, और इसमें ये पहले स्थान पर है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस कंप्यूटर में के सुपर कंप्यूटर से 100 गुना अधिक एप्लीकेशन परफॉर्मेंस है इसका। यानी कि इससे पहले जो था सुपर कंप्यूटर वो के सुपर कंप्यूटर था, जो कि सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर था, और उसके बाद अब इसने के सुपर कंप्यूटर का स्थान लिया है फुगाकू ने। फुगाकू का नाम जो है वो माउंट फूजी का एक वैकल्पिक नाम के रूप में रखा गया है। माउंट फूजी कहाँ है? ये जापान में एक वॉल्केनो है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये थे फुगाकू को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसी के साथ चलते वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि सुर्खियों में रहा मिशन पोषण 2.0 का संबंध किस मंत्रालय से है? ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खाद्य एवं खाद्य सुरक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। भाई मिशन पोषण है, और पोषण को लेकर बात अगर होती है तो महिला और बच्चों से ही होती है। तो यहाँ पे सीधा सा अनुमान लग सकता है महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो यहाँ पे सीधा सा प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। और ये एक क्या किया गया है, अभी 2021 और 22 के केंद्रीय बजट में कई योजनाओं को एक करके विलय करके एक योजना बना दी गई है। तो उसी तरीके से जो पूरक पोषण कार्यक्रम की योजनाएं हैं, अलग अलग जो पोषण को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं हैं, ICDS है और आंगनवाड़ी योजनाएं, ऐसी कुछ जो योजनाएं हैं जिसमें मिशन पोषण 2.0 में उन सबको विलय कर दिया गया है, नाम दे दिया गया है मिशन पोषण 2.0, यानी कि 2.0 या 0 कह सकते हैं हम इसे। और इसके साथ ही इसका उद्देश्य बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण की स्थिति में बड़े पैमाने पर सुधार करना है, जो इसका उद्देश्य है। और ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसी के साथ ये थे हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आपने अंत तक देखा है तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है, और ऐसे ही रेगुलर बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ से भी ज़्यादा सीख सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं आज के वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि डस्टलिक 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और बने रहें हमारे साथ। और टेलीग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें, और इसके साथ ही यूट्यूब पर आप लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।